डॉक्टर सुरेश कुमारी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम भारत का विश्व शक्ति की ओर बनते हुए देख रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, चीन दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या का बड़ा देश है। सबसे सर्वाधिक जनसंख्या चीन की है और आर्थिक दृष्टि से भी चीन अब दुनिया में बहुत आगे बढ़ चुका है। चीन की हर चीज़ को पूरे विश्व में बेचा जाता है और उससे वो आर्थिक व्यवस्था में बहुत मजबूत होता जा रहा है। ये चीन की शुरू से ही एक नीति रही है कि वो साम्राज्यवादी नीति रही है। अपने आस पड़ोस के देशों को किसी के साथ भी शांति से नहीं रहता है। हमेशा चीन का क्या रहता है, एक विरोध रहता है, क्योंकि चीन में मिंग वंश का शासन हुआ करता था और शुरू से ही चीन क्या है, साम्राज्यवादी नीति है। वर्तमान समय में चीन समय समय पर अपना नया नक्शा बनाता रहता है, जिसमें दिखाता है कि कजाकिस्तान कभी हमारा था, किर्गिस्तान हमारा है, उज्बेकिस्तान हमारा है, तुर्कमेनिस्तान हमारा है, और भी आस पड़ोस के देश है। और जो ताइवान के साथ कर रहा है वो तो आप सबको पता है। तो चीन की नीति हमेशा क्या रही है, साम्राज्यवादी रही है। ये भौतिक साम्राज्यवाद है और भौतिक साम्राज्यवाद के साथ साथ ये मानसिक रूप से भी लोगों को क्या बनाना शुरू कर दिया है, गुलाम बनाना शुरू कर दिया है। यहीं पर हम देखते हैं कि भारत एक महाशक्ति की ओर कैसे बना, क्योंकि भारत के अंदर चीन का आर्थिक व्यापार बहुत ज़्यादा है। भारत दुनिया का एक बहुत बड़ा बाजार है, जहाँ से चीन क्या करता है, अरबों रुपए का क्या करता है, कमाता है। और उन अरबों रुपए को भारत से कमाता है, सैनिक को विकसित करता है, अपनी सेना को, और फिर भारत के ही भौगोलिक क्षेत्र को क्या करता है, हड़पने की कोशिश करता है। देखिए कैसी बात है, अभी तक 1962 से लेकर आज तक 1920 तक बार बार चीन क्या करता है, भारत के पैसों से ही भारत में घुसपैठ कर रहा है। और भारतीय जनता मानसिक रूप से क्या कर रही है, विदेशी सामान की गुलाम बनती जा रही है। अब देखिए, मैं बताती हूँ आपको, 1962 में चीन ने भारत पर प्रथम बार हमला किया था। उस समय क्या हुआ था कि जो तिब्बत क्षेत्र है उसको चीन ने अपने शासन में ले लिया था और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बड़े आराम से तिब्बत का जो अधिकार चीन ने किया था उसको स्वीकार कर लिया गया। उसको स्वीकार करने के बाद में चीन के हौसले बुलंद हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि चीन बार बार भारत की सीमाओं में प्रवेश करता है, अपनी आर्मी टुकड़ी को भेजता है और कुछ जगह को अपने कब्जे में ले लेता है। और उस कब्जे में लेने के बाद भारत सरकार क्या करती है, एक लगान के रूप में भूमि का टुकड़ा चीन को प्रदान कर देती है और युद्ध को क्या कर लिया जाता है, समाप्त कर लिया जाता है। ऐसा ही 1962 में हुआ, ऐसा ही 1967 में हुआ, जब नाथुला दर्रे पर उन्होंने क्या किया था, चीनी सेना को भेज दिया था। ऐसा ही 1975 में हुआ, जब आपने सिक्किम के बारे में सुना होगा। अब देखिए, बड़े ही एक रोमांचकारी बात है कि जो भारत और चीन की सीमा है वो 34 कितनी है, 3488 यानी कि 3488 वर्ग किलोमीटर तक क्या करती है, तय करती है। और जिसमें हमारे स्टेट जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है। और इन सब पर चीन क्या करता है, अधिकार करने की कोशिश करता है और दुनिया पर वर्तमान समय में राज करना चाहता है। कई बार आप ताइवान का मामला आप देख सकते हैं, आप समुद्र के अंदर कहीं पर देखिएगा, म्यांमार देखिएगा इधर से, और कोई राज्य देखेगा, फिलीपींस वगैरह देखेगा, हर एक राज्य के साथ इनका क्या है, विवाद है। तो चीन हर तरीके से एक सुपर पावर बनना चाहता है। बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है चीन की कि वो सुपर पावर बनना चाहता है। लेकिन देखिए, अब भारत की राजनीति बदल गई है, अब भारत की सरकारें बदल गई है, अब भारत की विदेश नीति बदल गई है और चीन की हमेशा विदेश नीति रही है, धोखेबाज की रही है। दुनिया का कोई देश चीन की विदेश नीति पर विश्वास नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा एक नास्तिक देश है। मानवता के कोई वैल्यू नहीं है चीन के अंदर, किसी धर्म की कोई वैल्यू नहीं है, किसी सच्चाई की कोई वैल्यू नहीं है। किसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता किया जाता है, वो सब दरकिनार कर दिया जाता है। सिर्फ आर्थिक स्थिति और सिर्फ साम्राज्यवादी नीति को चीन क्या करता है, हमेशा महत्व देता है। अब हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 8वीं बार सुरक्षा परिषद में
क्या किया है, जीत हासिल की है। और बड़े ही गजब की बात है कि 192 देशों में से 184 देश भारत का समर्थन करते हैं। तो आज जब भारत चीन को पलटवार करके जवाब देता है तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग है वो बड़ा मजबूत है, क्योंकि बहुत सारे देश हैं कोरोना वायरस के बाद चीन का विरोध करना चाहते हैं। क्योंकि हम इटली की बात करते हैं, हम जर्मनी की बात करते हैं, हम स्पेन की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं और अमेरिका की बात करते हैं, सभी ने कोरोना वायरस का बहुत बड़ा नुकसान झेला है। हर एक देशों की जीडीपी में गिरावट आई है, बहुत देशों के लोगों की मृत्यु हुई है और सबको लॉकडाउन का सामना करना पड़ा है। लेकिन कोई भी देश अभी तक चीन का विरोध करना सामने नहीं आया। पहली बार विरोध किया था अमेरिका ने, और अमेरिका ने जब ये विरोध किया था तो उन्होंने आर्थिक रूप से चीन पर क्या किया था, प्रतिबंध लगाया था। और अमेरिका से भी ज़्यादा करारा जवाब दिया है तो वो भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी ने दिया है। चीन के 59 ऐप्स, एप्लीकेशंस ऐप्स को क्या कर दिया, प्रतिबंध कर दिया है कि भारत में ये ऐप्स जो है अब नहीं चलेंगे, लागू नहीं है। शेयर इट है, टिकटॉक है और भी बहुत सारे ऐप है, आप उनकी सूची देख लीजिएगा। 59 ऐप्स है, उनको तुरंत प्रभाव से क्या कर दिया है, बंद कर दिया गया है। क्योंकि भारत महाशक्ति की ओर है, चीन के पास कितने भी हथियार है, कितनी भी सेना है, लेकिन भारत अब चीन से डरने वाला नहीं है। चीन की हमेशा से ही आदत रही कि एक बार वहाँ सेना भेजेंगे और उसके बाद एक समझौते के तहत वो जो क्षेत्र होगा, वो जो एरिया होगा, वो एरिया हमको दे दिया जाएगा और भारतीय सेना क्या होगी, वापिस हो जाएगी। हम कहते हैं कि भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जो चीन ने गलवान घाटी के अंदर, जो अभी गलवान घाटी के अंदर सैनिकों को भेजा और भारत के जवानों को वहाँ पर शहीद हुए, और चीन के भी बहुत सारे जवान उसमें क्या है, मरे हैं, लेकिन भारत वहाँ से पीछे नहीं हटा। बड़ी मजबूती के साथ सेना पर हम वहाँ पर हमला हुआ तो उल्टा जवाब दिया गया। और सॉफ्टवेयर जो क्रांति में, डिजिटल वैल्यू में, डिजिटल क्रांति में भारत ने उनके 59 ऐप्स को क्या कर दिया, विद कर दिया, जिसको देश की संप्रभुता और अखंडता पर खतरा बताया गया। क्योंकि देशवासियों को हर एक डिटेल अपने पास लेके रखता है। जितनी भी कंपनियां चीन में हैं, आपको पता है वो कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर में रह के काम करती है। वहाँ पर किसी कंपनी को, किसी संस्था को, किसी व्यक्ति को, किसी सामाजिक कार्यकर्ता को कोई भी महत्व नहीं दिया जाता। हर एक डाटा को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। इसका मतलब क्या होता, जब भारत के पास हमारी पूरी जनता के डाटा चले जाते, डाटा चीन के पास चले जाते और उनकी आर्थिक व्यवस्था यहाँ पे मजबूत होती, तो एक तरह से ये होता कि भारत उनका मकान है और हम उनके मकान में किराए पे रह रहे हैं। लेकिन ये प्रधानमंत्री ने बड़ा ही कड़ा फैसला लिया, बड़ा अच्छा फैसला लिया कि कोरोना वायरस से लड़ते हुए भी हमने चीन को एक तरह से 59 एप्लीकेशन ऐप्स को एक साथ बंद किया है। भारत में उनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब भारतवासियों का सहयोग प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो इनको सहारा ना ले। अब भारत के अंदर बड़े अच्छे अच्छे इंजीनियर हैं, बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, बड़े अच्छे अच्छे रिसर्च है। अपने तरीके से हम भारत में स्वदेशी ऐप को बनाए और उनका क्या करें, इस्तेमाल करें। इस तरह सारे दुनिया के देश आज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देख रहे हैं कि किस तरीके से जवाब दिया। आज से पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने 1962 में, 1967 में, 1975 में चीन को ऐसा जवाब नहीं दिया जो 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया है। कोरोना से लड़ने के लिए भारत को पूरी दुनिया ने देखा। जब कोरोना वायरस ने भारत में कदम रखा था तो पूरी दुनिया के डॉक्टर्स, वैज्ञानिक और पूरी दुनिया के समाजशास्त्री ये कल्पना कर रहे थे कि भारत के अंदर वो सुविधा उपलब्ध नहीं है और भारत के अंदर कोरोना बड़ा कोहराम मचाएगा, ऐसा माना जाता था। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने, भारत के सेवक ने जनता के सामने भावनात्मक रूप से ऐसी अपील की कि लॉकडाउन शुरू में लागू किया और लॉकडाउन का पालन
आध्यात्मिक रूप से और बड़े ही सांस्कृतिक रूप से लोगों से करवाया गया और लोगों ने उसका सही तरीके से पालन किया। तो दुनिया के देशों की मृत्यु दर को देखते हुए, दुनिया के देशों में कोरोना के प्रभाव को देखते हुए भारत में बहुत हद तक क्या है, अभी भी कंट्रोल में है। और इन कोरोना वायरस को देखते हुए, चीन पर जो जवाब दिया वो देखते हुए आज भारत को दुनिया एक महाशक्ति के रूप में देख रही है। अब हमें ऐसा लगता है कि आगे चीन पर दबाव बनाने के लिए क्या किया जा सकता है कि दुनिया के जितने भी देश हैं वो भारत के साथ आ सकते हैं। जिस तरह सुरक्षा परिषद में भारत को 184 देशों ने सहयोग दिया, अमेरिका साथ आ सकता है, जापान साथ आ सकता है, इटली साथ आ सकता है, स्पेन साथ आ सकता है, ये सब आकर भारत का साथ दे सकता है। और उसमें एक प्रभावी लीडर के पीछे, भारत के पीछे ये सारे देश मिलकर अपना हिसाब चीन से चुकता कर सकता है। और इस ऐप से उनको बहुत नुकसान तो होगा, लेकिन दुनिया के अंदर भारत की लीडरशिप कायम होगी। देखिए, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसमें चीन क्या पढ़ सकता है, अलग थलग पड़ सकता है, क्योंकि उसकी नीति हमेशा धोखेबाजी रही है, विदेश नीति हमेशा धोखेबाजी रही है। दुनिया के सारे देश नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो सकते हैं और यूएनओ में चीन अलग थलग पड़ सकता है, और इसी आधार पर यूएनओ का रिस्ट्रक्चर हो सकता है, पुनर्संगठन हो सकता है और उसकी स्थायी सदस्यता वीटो पावर को ख़त्म किया जा सकता है। दूसरी तरफ हम ये चाहे कि भारत के ऊपर वो राज ना करे, दुनिया पे राज करना चाहता है, भारत पे राज ना करे, तो भारत की सारी राजनीतिक पार्टियां एक साथ आकर क्या कर सकती है, चीन का जवाब देने में भारत का सहयोग कर सकती है। जैसे कि मायावती ने अभी अपना स्टेटमेंट दिया कि वह नरेंद्र मोदी के इस अभियान में साथ है, ये बड़ी अच्छी बात है। सभी राजनीतिक दल साथ आए और एक अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दा है उसमें भारत को बड़ी आगे तक लेकर जाए। अभी की ताज़ा खबर है उसके अनुसार 423 वर्ग किलोमीटर पर गलवान की घाटी में चीन के सैनिकों ने घुसपैठ कर लिया है, लेकिन वो 423 किलोमीटर का एरिया है, 1962 की तरफ उसको छोड़ना नहीं है, उसको हमें क्या करना है, उसको मुक्त करवाना है। तो इसके लिए सारी दुनिया के जो देश है वो भारत की तरफ अभी देख रहे हैं कि किस तरह भारत अपना ऐसा कदम उठाता है कि बाकी देश उनके साथ मिलकर एक सशक्त नेतृत्व के साथ क्या हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। दूसरी तरफ रूस भी कम्युनिस्ट पार्टी वाला देश है, लेकिन रूस का झुकाव हमेशा भारत की तरफ रहा है, क्योंकि रूस कम्युनिस्ट पार्टी का होते हुए भी चीन की नीतियों में उनका बिलीव नहीं करता है। तो हम अभी ऐसी कल्पना करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारे सैनिकों के साथ साथ और जो डिजिटल स्ट्राइक प्रधानमंत्री ने किया है उसको सफल बनाने के लिए देश के नागरिक भी आगे आए, और जितनी भी चीनी सामान हम इस्तेमाल करते हैं धीरे धीरे हमें उस सामान को कम करना चाहिए और भारत में बने हुए चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी ने भी किया था, और जब लोग इतने शिक्षित नहीं थे, हमारे पास संचार के साधनों का कुछ साधन भी नहीं था, फिर भी लोगों ने इकट्ठे होकर अंग्रेजी सामान का बहिष्कार किया था। तो आज हम इतने सक्षम हैं, आज हम शिक्षित हैं, आज हमारे सैनिकों की जो शहादत है उसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चीन के सामान का बहिष्कार कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आ रहा है आप इसको सब्सक्राइब कीजिए।